जय हिंद फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम 2 अनुच्छेद का अध्ययन कर चुके हैं। अनुच्छेद 19 को समझ चुके हैं, 20 को समझ चुके हैं। आज अनुच्छेद 21 का अध्ययन करेंगे। देखो अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो प्रारंभ में इस अनुच्छेद का स्वरूप छोटा था, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के सुनाए गए जजमेंट के बाद इस अनुच्छेद का स्वरूप जो है बहुत ही विस्तृत हो गया है। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखो इतनी सी बात कही गई थी कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इससे भी अब जो किताबें दी हुई हैं उसमें इससे मतलब ज़्यादा ये अनुच्छेद दिया हुआ है। इसका जो पैराग्राफ है बहुत ही विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो छोटे छोटे कोर्स हैं, 2 कोर्स जो हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 चीज़ें ये बताई गई हैं। नंबर 1 है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की विधिवत या उचित प्रक्रिया। तो इसका मतलब क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? इसका मतलब है केवल विधि के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले। ये कोर्ट कहाँ से आया है? ये पैराग्राफ इसको जो है जापान से लिया गया है। जापान से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या कि संविधान में जो कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं कानूनों या विधियों के आधार पर ही जजमेंट सुनाए। फिर आगे क्या है? आगे ये है कि विधि की विधिवत या उचित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? इसमें यह कहा गया है कि विधि के साथ साथ जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो कानून हैं, कानून जो है उनके साथ साथ स्वविवेक और तर्क का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले। ये कहाँ से लिया गया है? यह यूएसए से लिया गया है। तो ये इसका संकुचित अर्थ है, इसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट इसी का यूज करती है, जो यूएसए से लिया गया है, इसी के आधार पर डिसीजन सुनाती है। तो अब इसमें देखो जो विभिन्न प्रकार के केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, उनके आधार पर उनको मिलाते हुए इसका स्वरूप बहुत ही विस्तृत हुआ है। तो इन केसों को, जो कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखो ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस 1950 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संकुचित अर्थ बताया। इसमें क्या कहा? व्यक्ति का जीवन रहना चाहिए, राइट टू लाइफ। इसमें सिर्फ बताया कि व्यक्ति का जीवन रहना चाहिए। आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्याख्या की, कहा कि इसमें सिर्फ व्यक्ति के जीवन से मतलब है। फिर क्या हुआ? मेनका गांधी केस 1978 में बनाम भारत संघ। 1978 में ये केस आया। इसमें उस समय क्या इंदिरा गांधी की सरकार थी और मेनका गांधी ये विदेश जा रही थी। मेनका गांधी विदेश जा रही थी, तो इनकी सासू इंदिरा गांधी ने जो है उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और विदेश जाने पर रोक लगा दी। तो इन्होंने क्या किया? ये सुप्रीम कोर्ट चली गई और आर्टिकल 21 के अंतर्गत इन्होंने रिट दायर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए क्या बोले कि प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। प्राण के अधिकार को सिर्फ शारीरिक बंधनों तक बांधा नहीं जा सकता, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान से जुड़े अन्य पहलुओं को भी शामिल किया। इसके अंतर्गत लगभग सुप्रीम कोर्ट ने 35 अधिकारों को और जोड़ दिया। 35 अधिकारों को और जोड़ दिया, जिसमें 35 में से जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या कहा कि व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, इसी के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने मनपसंद का जीवन साथी चुन सकता है। और दूसरा क्या है? स्वच्छ पर्यावरण। सरकार का दायित्व है कि वह भारत में उपलब्ध प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए, प्रदूषण रहित जल उपलब्ध करवाए, प्रदूषण रहित वायु उपलब्ध करे। इसी के तहत अब देखो पर्यावरण से संबंधित जो जुलाई माह में जो ये सप्ताह चलता है, जिसमें
भारतवर्ष में करोड़ों पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जो करोड़ों पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? भारतवर्ष के नागरिकों को स्वच्छ वायु उपलब्ध करवाना, स्वच्छ वायु उपलब्ध करवाना, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना, इसी के उद्देश्य से ये मुहिम चलती है जुलाई माह में। स्वास्थ्य का अधिकार, इसके अंतर्गत सरकार जो है, सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को एक निःशुल्क और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए अच्छे अच्छे अस्पतालों की स्थापना करे और उचित व्यवस्था, उचित डॉक्टरों से व्यक्तियों का इलाज करवाए। और इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, ये तो है ही है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध, अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, कोर्ट के अधीन लिया गया है या किसी थाने में लिया गया है, तो उसका शोषण नहीं कर सकते। कैदी के जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को जेल हो गई है, कारावास में है, तो वह खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें बाहर से मंगवा सकता है, कोई रोक नहीं लगा सकता। विदेशी यात्रा का अधिकार, इसी पर मेनका गांधी ने केस किया था। तो इसमें विदेशी यात्रा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देश में भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 19 के तहत है। और विदेशी यात्रा का भ्रमण जो है का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। सूचना का अधिकार, महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार आदि 35 अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने 19 के अंतर्गत जोड़ दिए। आगे केस देते हैं। आगे एक ये केस है श्रीपति दूबल केस बनाम महाराष्ट्र 1987। हालांकि ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा गया। क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो एक केस में, श्रीपति दूबल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। जब इन्होंने ये जजमेंट दिया तो आईपीसी की धारा 309 जो है, ये तो एक आत्महत्या क्या है, ये एक अपराध है, तो इसको असंवैधानिक करार कर दिया। ये जब जजमेंट सुनाया तो हमारे देश में इसका मिसयूज करने लगे, बहुत सारे ये इस तरीके के केस आने लगे, आत्महत्या के बहुत सारे केस आने लगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1994 में एक और केस आया जो पी रथियम बनाम भारत संघ केस। इसमें इन्होंने जो 1987 में ये सुनाया था अपना जजमेंट, उसको पलट दिया और इन्होंने क्या कहा, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं। ये जो है इसको समाप्त कर दिया। ये भी संवैधानिक, ये जो है आईपीसी की धारा 309 ये संवैधानिक हो गई। फिर आगे के जो 2 केस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं। इसमें देखो यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है? यूथेनेसिया या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु, ये जो है 3 प्रकार की होती है। एक है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरी है पैसिव यूथेनेसिया, तीसरी है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। एक्टिव यूथेनेसिया क्या है? इसमें जो है व्यक्ति जो होता है, जो इससे पीड़ित होता है, तो डॉक्टर उसे जो है जहरीला इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जो है यूएसए के ईस्ट प्रांत में, बेल्जियम में, नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में यहाँ चालू है। पैसिव यूथेनेसिया क्या है? ये जो है हमारे भारत में सिर्फ लागू है। इसमें व्यक्ति के जो जीवन रक्षक मशीनें होती हैं उनको हटा दिया जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। असिस्टेड सुसाइड क्या है? ये जो है ये जर्मनी में सिर्फ लागू है। तो यहाँ व्यक्ति को अपने आप जहर लेने का अधिकार है, वो अपने आप अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो पैसिव यूथेनेसिया लागू है, इससे संबंधित एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसको समझते हैं। देखो अरुणा सानबान केस, इसमें क्या है, देखो मुंबई के एक हॉस्पिटल में, केईएम हॉस्पिटल में एक ये नर्स थी। देखो एक कुत्तों के ऊपर दवाई करने का एक वार्ड था, उसमें अरुणा शानबाग असिस्टेंट नर्स थी। तो क्या हुआ, एक दिन ये अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी पूरी करने के उपरांत बेसमेंट में अपने कपड़े चेंज करने ले गई और वहाँ पर पहले से ही सोहनलाल नाम का वार्ड बॉय वहाँ पर उपलब्ध था। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर यौन हमला कर दिया और एक दूसरे में नोक झोंक होने लगी, लड़ाई होने लगी। फिर उन्होंने सोहनलाल ने क्या किया, जो कुत्तों के गले में जो
ये पट्टा डाला जाता है, उससे उसके गले में पट्टा डाल दिया और खींचने लगा। खींचातानी में जो है उसके गले की जो है एक नस दब गई और अरुणा शानबाग ये जो है कोमा में चली गई, कोमा में चली गई। ये 1973 में जब कोमा में चली गई तो लगभग ये 42 साल तक कोमा में रही, 42 साल तक कोमा में रही। ईवीएम हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उसने बहुत ही सेवा की और वो मशीनों के सहारे वो जीवित थी, देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती थी, हाथ पांव नहीं हिला सकती थी। तो इस हालत को देखते हुए इसमें एक पत्रकार थी, पिंकी वीरानी पत्रकार, इनका बहुत ही अहम रोल है। इन्होंने जनहित याचिका दायर कर दी और इन्होंने पैसिव यूथेसिनिया के तहत उसको प्राण लेने की बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका दायर की, 2011 में खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इसके माँ बाप तो है नहीं, परिवार कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, हाँ जिसने इस लड़की की सेवा की है तो हॉस्पिटल का स्टाफ जो है, हॉस्पिटल का स्टाफ आए वो दायर करे, अगर वो चाहे तो हम ये परमिशन दे सकते हैं। यह करके 2011 में इस केस को खारिज कर दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर अंत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत अरुणा शानबाग को ये उसका जान लेने की परमिशन दे दी। तो डॉक्टरों ने क्या किया, इसमें जीवन रक्षक जो मशीनें थी उनको हटा के और ये अरुणा शानबाग जो थी उसकी जान ले, डॉक्टरों ने जान ले ली, मरने की परमिशन दे दी। ये लड़की जो है 1973 से 2015 के बीच 42 वर्ष तक कोमा में रही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें जो है पिंकी वीरानी पत्रकार जो थी इसका बहुत ही अहम रोल रहा। और देखो दूसरा केस क्या है, जोसेफ साइने केस 2018, इसमें व्यभिचार से संबंधित केस है। इसमें जो है व्यभिचार से संबंधित केस है। इसमें आईपीसी की धारा जो 497 है, आईपीसी की धारा 497, इसमें ये कहा जाता है अगर कोई विवाहित स्त्री है और विवाहित पुरुष है, विवाहित पुरुष अगर विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसको क्या होता था, 5 साल, दोषी को 5 साल तक की सज़ा हो जाती थी प्लस जुर्माना, 5 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना, जो ये बहुत ही असंवैधानिक था, इसका बहुत ही मिसयूज होता था। तो जोसेफ साइने ने केस कर दिया, क्या कहा, इसमें आर्टिकल 14 हमारे अनुच्छेद समानता का अधिकार का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको असंवैधानिक करार देते हुए ये आईपीसी की धारा 497 को समाप्त कर दिया और इसको व्यभिचार को कहा कि ये सही है, व्यभिचार जो है, व्यभिचार को ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, और इसको समाप्त करके कोई भी जो है ये अगर कोई व्यभिचार करता है तो दोनों लोग बराबर, जो स्त्री और पुरुष दोनों अपराधी हैं, किसी एक को अगर सज़ा दी जाए तो ये गलत है। और इस तरीके से ये धारा समाप्त हो गई। तो इस अनुच्छेद में इतने ही केस देखते हैं। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।